जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की वीडियो पूरी तरीके से यूपी पुलिस के सिलेबस पर आधारित है और आपको बता दें कि यूपी पुलिस एग्जाम में 4 विषयों से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आज साथियों पूरा पेपर हम आपको यहां पर सॉल्व करा के दिखाएंगे, जहां से क्वेश्चंस आपको हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो साथियों, अगर आपने क्लास में एंट्री कर दी है तो इन सभी सवालों को देखिएगा और अपने मनोमस्तिष्क को साथियों स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, अपनी तैयारी को मजबूत कीजिएगा। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए इसका सही जवाब क्या हो सकता है। देखिए, लड़का दौड़ता है, यहां पर एक वाक्य लिखा हुआ है और पूछा जा रहा है कि इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है। देखिए, अगर आपसे यहां पर लड़का आ जाता या ये आ जाता लड़की दौड़ती है, तो आप क्या बताते, तो क्या होता। देखिए, लड़के की जब हम बात करते हैं तो लड़का एक जाति है, अगर लड़की आता तो वो भी जातिवाचक संज्ञा होता, अगर बालक आता तब भी आप जातिवाचक संज्ञा बताते, या बालिका आता तब भी, पुरुष आता या स्त्री आता साथियों, अगर आ जाता प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्रधानमंत्री में कौन सी संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा है। राज्यपाल में, मुख्यमंत्री में कैसी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर किसी लड़के का नाम आ जाता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती, अगर किसी प्रधानमंत्री का नाम आ जाता तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती। तो यह पॉइंट आपको साथियों ध्यान रखना है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। अब उसके बाद देखिए साथियों, एक तरीके से बात करें, बड़ा घर ये अलग हो गया, छोटा आदमी, नीला वस्त्र, इसमें विशेष आपसे पूछा जा रहा है क्या। देखिए, जिसके बारे में बताया जाता है ना, वो विशेष होता है। तो यहां पर घर के बारे में बताया गया है कि बड़ा घर है, यहां पर आदमी के बारे में बताया गया है कि छोटा आदमी है, यहां पर वस्त्र के रंग के बारे में बताया गया है कि नीला वस्त्र है। तो विशेष क्या हो जाएगा, ये विशेष हो जाएगा। घर है, आदमी है, वस्त्र है, तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां पर लिखा हुआ है घर आदमी वस्त्र। तो घर आदमी वस्त्र तो साथियों सिर्फ ऐसा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो यही आपका राइट आंसर है। अगर यहां पर साथियों कुछ नहीं, सिर्फ एग्जामिनर चेंज कर देता विशेषण कौन कौन से हैं, तो जो जिन शब्दों के द्वारा विशेषता बताई जाती है ना, जैसे कि घर की विशेषता बताई गई है बड़े के द्वारा, तो बड़ा यहां पर विशेषण हो जाता, यहां पर छोटा विशेषण हो जाता, यहां पर साथियों नीला विशेषण हो जाता। तो यह पॉइंट भी आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए, अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि चैनल अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हो तो यह माना जा सकता है कि यह चैनल आपकी 100% मदद करेगा और बिल्कुल निःशुल्क वर्दी दिलाने में साथियों ये 100% चैनल आपकी मदद करेगा। देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई बताइए किस में अकर्मक क्रिया है या किस में सकर्मक क्रिया है। अगर बात करें, नीचे से शुरू करते हैं, राम मोहन को रुला रहा है, राम मोहन को रुला रहा है, शाम निबंध लिखता है, मैं गेहूं पिसवाता हूं, या पानी बरस रहा है। देखिए, अगर बात करें ना साथियों, तो ये 4 वाक्य आपके सामने, इसमें से आपको बताना है अकर्मक क्रिया किसमें है। तो साथियों मैं कहूंगा पानी बरस रहा है, इसमें अकर्मक क्रिया है, आंसर आपका ए के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए, सुधी शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाता है। तो सुधी में साथियों क्या जोड़ा जाए, जन जोड़ा जाए, सुधीगण जोड़ा जाए, सुधी वृंद या सुधी वर्ग। तो अगर सुधी की जगह सुधी जन हम कहेंगे तो साथियों ये बहुवचन बन जाएगा, आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अब उसके बाद देखिए, वह काम बहुत ढंग से करते हैं, इस वाक्य का काल पहचानिए, काल कैसा है साथियों बताइए। तो यहां पर अगर बात करें, सामान्य वर्तमान काल है, सामान्य भूतकाल है, या भविष्य काल। देखिए, भविष्य काल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि भविष्य काल के अंत में साथियों गा गी गे इस टाइप के शब्द आते हैं, तो यहां पर ऐसा तो है नहीं। यहां पर साथियों ऐसा भी नहीं है, ता ती थे भी नहीं है, तो भूतकाल भी नहीं होगा। कुल मिला के सामान्य वर्तमान का काल हो जाएगा। बचपन में आपने पढ़ा होगा, ती है, ते है, ता है, अगर आ जाता है तो वो वर्तमान काल का उदाहरण होता है, यानी कि सामान्य वर्तमान काल का। अब उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है कि मुझसे उठा नहीं गया। इस वाक्य में साथियों आपको वाच्य बताने, जैसे कि इंग्लिश में आपने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़े थे ना, हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में वॉइस यानी कि वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। भाववाच्य तब भी साथियों आएगा जब भी भाववाच्य का वाक्य आपको दिया जाएगा, एक तो वो नेगेटिव होगा, क्या होगा, नेगेटिव होगा, और दूसरी उसकी ट्रिक है साथियों उस वाक्य में से होगा, जैसे कि मुझसे खेला नहीं जाता, मुझसे उड़ा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता। इस टाइप का अगर वाक्य है साथियों तो उसमें कैसा वाच्य होगा, हमेशा भाववाच्य होगा। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया, ये तो फिर से रिपीट हो गया साथियों, ये भी फिर से रिपीट हो गया, ये भी फिर से रिपीट हो गया, ये क्या दिक्कत हो रही है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद देखिए, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द साथियों क्या होगा बताइए। तो यहां पर अगर बात करें, देखिए उसको तो हम लोग अप्रत्याशित कहते हैं, क्या कहते हैं, अप्रत्याशित कहते हैं, या आपको ध्यान रखना है एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा।
जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द अप्रत्याशित होगा। गोधूम शब्द की जब हम बात करते हैं तो गोधूम शब्द का तद्भव रूप क्या होता है बताइए। तो गोधूम को गेहूं कहा जाता है। फर्क कितना है, गेहूं की अगर बात करें तो यह तद्भव शब्द है और गोधूम की अगर बात करें तो उसी का तत्सम शब्द है। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। शीर्ष शब्द का तत्सम रूप क्या होगा साथियों बताइए। तो शीर्ष की अगर बात करें, शीर्ष इसको हम लोग कह सकते हैं। क्या तत्सम में कहते हैं शीर्ष और तद्भव में कहते हैं शीर्ष। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। बहुत ध्यान से देखना है साथियों, बहुत ध्यान से देखना और बहुत आसान सा प्रश्न है। कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, तो देखिए 2 मीटर कपड़ा एक तरीके से निश्चित संख्यावाचक विशेषण है यहां पर। उसके बाद अगर बात करें 1 किलो आम से ज्यादा मत लेना, यानी कि 1 किलो आम की बात की गई है तो यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अगर यहां पर होता कुछ किलो आम, ठीक है, कुछ किलो आम होता या यहां पर होता कुछ मीटर कपड़ा होता तो हम लोग अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, लेकिन यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण, यह भी निश्चित संख्यावाचक विशेषण। उसके अलावा अगर बात करें सैकड़ों लोग मारे गए, अब इसमें हमें नहीं पता है कि कितने सैकड़ों की बात चल रही है, सैकड़ों तो बहुत भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, या अर्थात हम लोग कह सकते हैं ये जो विशेषण है ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। तो नहीं है साथियों, इसलिए यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चाय में 50 ग्राम चीनी डाली गई, ये भी एक तरीके से निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। यानी कि अगर कोई सही गिनती बता दे, एक्यूरेट 4, 5, 6 गिनती बता दे, 50 ग्राम 100 ग्राम गिनती बता दे, तो वो आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण की श्रेणी में आता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है। अगर आपसे कहा जाए कि अनुग्रहित लिखकर दिखाइए तो आप कैसे लिखेंगे। जैसे आपको ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ ऐसे लिखेंगे तो आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। देखिए प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि विकारी शब्द होते हैं और अविकारी शब्द होते हैं। ये विकारी शब्द क्या होते हैं, विकारी शब्द वो होते हैं साथियों जो बदलाव जिसमें हो सकता है। जिसके लड़का है ना, ये विकारी शब्द है, ठीक है, इसमें बदलाव हो सकता है, लड़की हो जाएगा, लड़के हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के अविकारी शब्द की अगर बात करें, इसमें बदलाव नहीं हो सकता, इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, इसमें विकार नहीं हो सकता है। जैसे कि आज है, कल है, किंतु, परंतु है, ये सारे के सारे साथियों अविकारी शब्द कहलाए जाते हैं। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, एक विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। देखिए संपूर्ण ज्ञान आपको साथियों यहां पर दिया जाएगा। यहां पर ऐसी कोई चीज ऐसी नहीं होगी कि आप जिसको पढ़कर एग्जाम ना पास कर सको। यहां से जहां जहां तक एग्जामिनर का मनोमस्तिष्क जाएगा, जहां जहां से वो क्वेश्चंस उठाएगा साथियों, वैसे ही हूबहू क्वेश्चंस आपके सामने रखेंगे। और अगर थोड़ी बहुत मेहनत से आप इन क्लासेस को देख लेते हो, जो आपको कंटेंट, जो आपको क्लासेस दी जा रही है उनको अगर आप देख लेते हो, तो एक सिंगल भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा साथियों जो आपको ना आता हो एग्जाम में। वो अलग बात है कि हड़बड़ी में आप घबराहट में वो क्वेश्चन गलत कर दो, लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको आता नहीं होगा। इतना ज्ञान आपको दे दिया जाएगा, इतना निपुण आपको बना दिया जाएगा, इतना एक्सपर्ट आपको हर सब्जेक्ट में बना दिया जाएगा महारथी के साथियों एग्जाम में आप एकदम तहलका मचा दो। लेकिन यह काम सिर्फ एक दिन में नहीं होगा, एक दिन में आपको एक्सपर्ट नहीं बनाया जा सकता। आपको थोड़ा समय देना होगा। जब तक आपका एग्जाम है, जब तक खूब डेली मेहनत से आपको पढ़ना होगा। जो 1-2 क्लास आपको डेली दी जाती है ना, उसको आपको बहुत शानदार तरीके से लेना होगा और एक्सपर्ट आप बन जाएंगे। 2024 में वर्दी आपके बदन पर होगी। चलिए, तो रेलगाड़ी शब्द कैसा है साथियों बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करते हैं कि रेलगाड़ी, रेल अलग भाषा का शब्द है और गाड़ी अलग भाषा का शब्द है। जब कोई ऐसा शब्द आ जाए जो कि अलग अलग भाषाओं से बना हो तो वो संकर शब्द होता है। जिसके टिकट घर की बात करते हैं, टिकट अलग भाषा का शब्द है, घर अलग भाषा का शब्द है, ठीक है ना। उसी प्रकार से अजायब घर भी आपका एक संकर शब्द है, टिकट घर भी है संकर शब्द, और रेलगाड़ी शब्द जो है ना, रेलगाड़ी भी आपका संकर शब्द है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। तो जब हम बात करते हैं साथियों हिंदी की, तो हिंदी को ही तो साथियों राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। उसके बाद देखिए खाली स्थान को आपको भरना है, बताइए। यानी कि वृष्टि ना होने से सूखा पड़ने की आशा है, सूखा पड़ने की चिंता है, सूखा पड़ने की संभावना या सूखा पड़ने की आशंका है। तो यहां पर साथियों आशंका शब्द आएगा। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए एक मुहावरा है जो एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन कुछ लोग इसको गलत करके चले आते हैं। अधचल गगरी छलकत जाए, एक मुहावरा है। उस मुहावरे का मतलब क्या होता है, फूटी हुई गगरी से जल टपकता है, नहीं। आधे जल से भरी गगरी छलकत जाती है, नहीं। कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है, ये बिल्कुल साथियों सही हो जाएगा। यानी कि इस मुहावरे का मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो छोटा
खाली जगह है बड़ी बात, यानी कि छोटा के बाद साथियों क्या आएगा, छोटा बालक बड़ी बात, ये पूरी लोकोक्ति होगी, या छोटा मुंह बड़ी बात, या छोटा सिक्का बड़ी बात, या छोटा साथी। तो साथियों आपने पूरी कहावत सुनी होगी, छोटा मुंह बड़ी बात। तो खाली जगह में कौन सा शब्द आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला शब्द आ जाएगा और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए कि विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, बताइए। देखिए जब हम बात करते हैं लड़के की तो लड़का आपका पुल्लिंग है, पेड़ भी आपका पुल्लिंग है, शेर भी आपका पुल्लिंग है, लेकिन कुर्सी की अगर बात करें, कुर्सी स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा और यही आपसे पूछा गया था, तो यही आपका सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए सभा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, सभा के पर्यायवाची कौन कौन से हैं, तो सभा का पर्यायवाची साथियों कौन कौन से हैं, बताइए। एक तरीके से अगर बात करें, बैठक भी कहते हैं सभा को, या उसके अलावा साथियों परिषद भी कहते हैं, महावर्तन भी कहते हैं, लेकिन सम्मिलित नहीं कहते हैं साथियों। सम्मिलित एक है उसी से रिलेटिव, लेकिन एक अलग शब्द है। तो सम्मिलित साथियों ये आपका सभा का पर्यायवाची नहीं होता है। अब नहीं होता है तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए चौराहा शब्द में समास आपको बताना है कौन सा होगा। तो मैं आपको कई बार बतला चुका हूं, जहां भी साथियों पहला पद अगर आप देखें संख्यावाचक है तो वहां पर दीर्घु समास आपको लगा देना है। उसके बाद देखिए निष्कपट की अगर बात करें तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। देखिए इसका संधि विच्छेद होगा निहि धन कपट। और अगर पूछ आपसे ये लिया जाए कि निष्कपट में कौन सी संधि है, तो साथियों विसर्ग संधि है, ये बात भी आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है, बताइए। तो जुगुप्सा का स्थायी भाव साथियों करुण रस से, रौद्र रस से, विभत्स रस से, या अद्भुत रस से। तो आंसर आपका जो जाएगा वो विभत्स रस के साथ जाएगा, आंसर आपका सी के साथ। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद कौन सा है, बताइए। देखिए कभी भी अगर आपसे साथियों पूछा जाए सममात्रिक छंद कौन सा है, तो सबसे पहला जो नंबर आता है वो चौपाई छंद का आता है। यानी कि चौपाई छंद कैसा एक तरीके से छंद है, तो ये सममात्रिक छंद है, आंसर आपका सी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों रहीमन पानी रखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानसून। इसमें आपको क्या बताना है, अलंकार बताना है साथियों, इसमें कौन सा है। तो इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें शैलिश अलंकार है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका डी के साथ। अत्यंत शब्द में उपसर्ग आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। देखिए इसकी अगर संधि विच्छेद की अगर बात करें ना, तो अति धन अंत बन जाएगा। उपसर्ग पूछा गया है आपसे तो अति साथियों क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। और अगर बात करें संधि विच्छेद आपसे पूछी जाती तो अति धन अंत हो जाता। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए, यानी कि कौन सा वाक्य आपको बिल्कुल साथियों सही लग रहा है, बताइए। आप शायद पटना के रहने वाले हैं, आप शायद पटना के रहने वाले हैं, ठीक है, या आप शायद पटना के रहने वाले हैं, या आप शायद पटना के रहने वाले हैं, बताइए। चलिए देखिए शुद्ध वाक्य एक तरीके से चुना जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर एक तरीके से सवाल पूछा जा रहा है, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं सवाल पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है। और जब कोई सवाल पूछा जाता है तो वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह आता ही आता है साथियों। तो यहां पर कुल मिला के पूछा भी गया था कि विराम चिन्ह के अकॉर्डिंग आपको बताना है कौन सा सही है। तो साथियों ये जो आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा लगे ये थोड़ी ना लगेगा, ठीक है। तो जिनका भी आंसर कुल मिला के जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं। देखिए संयुक्त वाक्य की पहचान जो होती है ना साथियों, वो और आ जाए बीच में, किंतु आ जाए, परंतु आ जाए, ये सब संयुक्त वाक्य के ही उदाहरण होते हैं। वह आया पानी पीकर चला गया, बीच में और आ गया तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। उसके अलावा किंतु परंतु अगर बीच में आ जाए तब भी वो संयुक्त वाक्य हो जाता है। करो या मरो, किंतु परंतु आ जाए, या और आ जाए, या अथवा आ जाए, या आ जाए, ठीक है, तो वो भी आपका क्या हो जाता है, संयुक्त वाक्य का उदाहरण हो जाता है। इसमें पूछा गया था कौन सा संयुक्त वाक्य का उदाहरण नहीं है, तो साथियों वह आकर पानी पीकर चला गया, ये संयुक्त वाक्य नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। निम्नलिखित में से बेमेल शब्द आपको बताना है, इसमें से कौन सा है, बताइए। देखिए बच्चे हैं, परिवार है, प्रियजन है, ठीक है, ये सब घर के अंतर्गत एक तरीके से आएंगे, ठीक है। तो घर इसमें से मुझे सबसे अलग लग रहा है, सबसे बेमेल लग रहा है साथियों, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अब उसके बाद देखिए यशोदा में प्रयुक्त संधि कौन सी है, बताइए। देखिए यशोदा की जब संधि की अगर बात करते हैं ना, तो इसमें साथियों विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है, आंसर आपका डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है, बताइए। क्या आंशिक की अगर बात करते हैं साथियों, प्रत्यय इसमें जो होगा ना वो इक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक हो जाएगा। तो जिनका भी आंसर यहां पर सी था तो बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए कि दिए गए विकल्पों में से अनुकूल का विलोम आपको बताना है, यानी कि विरुद्धार्थी आपको बताना है। तो अनुकूल का साथियों क्या हो जाएगा, जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए, आप सभी लोग बताइए। अनुकूल का साथियों प्रतिकूल आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुकूल का प्रतिकूल आपका हो जाएगा। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए एक शब्द अगर मैं आपसे पूछूं साथियों तो आप क्या बताएंगे, क्रमागत
अन्य या अन्वयागत या अन्यगागत या परागत या तथागत। तो साथियों आंसर की अगर बात करें अन्वयागत आप इसका राइट आंसर हो जाएगा। अन्वयागत कहते हैं साथियों पीढ़ी दर पीढ़ी चले आने वाले को। उसके बाद देखिए कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रत्यक्ष शब्द का समानार्थी शब्द है, बताइए। तो प्रत्यक्ष की जब हम बात करते हैं साथियों, क्या भाव स्मरणीय कह सकते हैं, अविस्मरणीय कह सकते हैं, नक्षत्र कह सकते हैं या साक्षात कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं साथियों ये एक तरीके से समान अर्थी हो जाएगा, एक तरीके से पर्यायवाची हो जाएगा, प्रत्यक्ष कह लो या साक्षात कह लो। चलिए भाई, अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और अब साथियों सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस यहां पर आपके शुरू हो चुके हैं। अभी तक आपने देखे 37 प्रश्न हिंदी के, अब आप सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखेंगे। उसके बाद साथियों रीजनिंग और मैथ के जो पूरी रीजनिंग के एकदम दमदार क्वेश्चंस और जो मैथ के एकदम बढ़िया बढ़िया लेवल के क्वेश्चन साथियों वो आज की इस वीडियो में आप लोग देखेंगे, जो आपको आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। देखिए आलू उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है। आलू की अगर जब हम बात करते हैं ना साथियों, आलू गोल होता है। क्या होता है? आलू गोल होता है। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि आलू उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है, तो गोल क्रांति आपको बताना है। आंसर आपका बी के साथ। गुलाबी क्रांति के जनक साथियों कौन है? तो अगर बात करें गुलाबी क्रांति के जनक कौन थे, तो दुर्गेश पटेल अगर बात करें तो ये गुलाबी क्रांति के जनक थे। आंसर आपका बी के साथ। भारत में जमींदारी प्रथा का प्रारंभ साथियों किसने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही साथियों जमींदारी प्रथा का प्रारंभ किया था। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न देखिए, भारत में डाक सेवा का प्रारंभ साथियों किस काल में, किसके काल में किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही साथियों डाक सेवा का प्रारंभ किया गया था। आंसर आपका ए के साथ। भारत में डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब हुई? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 जुलाई 2015 आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, इस तिथि से ही भारत में डिजिटल इंडिया की शुरुआत की गई थी। भारत में पंचायती राज दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल की अगर बात करें, 24 अप्रैल को ही साथियों भारत में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है और ये बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाता है। भारत में अगर बात करें प्रतिवर्ष कृषक दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस पूछे तो 24 अप्रैल बताना, कृषक दिवस अगर पूछे तो 23 दिसंबर बताना, यानी कि दोनों पॉइंट आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए पहली बार कृषि संगणना किस वर्ष कराई गई थी, बताइए। तो 1970 में साथियों पहली बार कृषि संगणना कराई गई थी। आप लोग ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका बी के साथ। रजत क्रांति साथियों किससे संबंधित है? अगर बात करें साथियों, एक मेरा दोस्त था रजत, उसको अंडा बहुत पसंद था। ये आप लोग एक बार ध्यान रखेंगे। तो मैं कहूं अगर साथियों कभी भी आपसे पूछा जाए रजत क्रांति किससे संबंधित है, तो अंडे के उत्पादन से संबंधित है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। निम्नलिखित में से पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, बताइए साथियों। तो पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका डी हो जाता है। निम्नलिखित में से कजाकिस्तान की राजधानी साथियों क्या है, बताइए। तो कजाकिस्तान की राजधानी अलमाता है। क्या है? अलमाता की अगर बात करें तो ये कजाकिस्तान की राजधानी है। उसके बाद देखिए एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना साथियों किसने की थी? तो एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसने की थी, बताने की कोशिश करेंगे, बताइए। तो लाला हंसराज जी ने की थी। दांडी मार्च, जिसे नमक मार्च भी कहा जाता है, इसे महात्मा गांधी के द्वारा कब शुरू किया गया साथियों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में साथियों पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। 1930 की अगर बात करते हैं तो महात्मा गांधी जी के द्वारा साथियों शुरू किया गया था नमक मार्च। ठीक है, दांडी मार्च कह लो या नमक मार्च कह लो। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो संवैधानिक सलाहकार की अगर बात करते हैं तो बी एन राव जी को नियुक्त किया गया था। राइट आंसर आपका ए के साथ। ओलियट्टम किस प्रदेश का लोक नृत्य है, बताइए। तो ओलियट्टम की अगर बात करें साथियों कहां का है, आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश करिए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे जो ओयलेट्टम नृत्य है साथियों ये कहां किया जाता है? तमिलनाडु में किया जाता है। तो आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार को किस भाग में रखा गया है? तो मौलिक अधिकार की अगर बात करें तो ये साथियों भाग 3 में रखा गया है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। भारत में बॉक्साइट का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है? तो सबसे ज्यादा कहां पर होता है साथियों? ओडिशा में होता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, बॉक्साइट के उत्पादन की बात करें तो ओडिशा आपको बताना है। अगला प्रश्न देखिए, लद्दाख की शीतकालीन राजधानी साथियों कहां पर बनाई गई है? तो लद्दाख की शीतकालीन राजधानी की अगर बात करें तो साथियों स्कार्दू में बनाई गई है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका सी। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से मैला आंचल किसकी रचना है, बताइए। तो मैला आंचल साथियों बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाता है, फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है मैला आंचल साथियों। अगला प्रश्न देखिए 58वें नंबर का आपसे यहां पर पूछा जा रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए। तो अनुच्छेद 17 की बात करते हैं तो ये तो अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है, बिल्कुल सही सुमेलित है। 18 साथियों उपाधियों के अंत से संबंधित है और 19 साथियों वाक्य की स्वतंत्रता से संबंधित है। लेकिन अनुच्छेद 21 की बात करते हैं तो राजभाषा की, राज्य की भाषा से संबंधित नहीं है। तो यही आपका सुमेलित नहीं होगा और यही आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए
उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन ये कहां पर स्थित है? तो कहां पर स्थित है साथियों? ऑस्ट्रिया के वियना में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, गुलाम वंश का आखिरी शासक कौन था? ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्यूमर्स का नाम आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि गुलाम वंश के आखिरी शासक इनका नाम क्यूमर्स था। बेद्दास जनजाति कहां पर पाई जाती है? एग्जाम में ट्रेंड करता है। श्रीलंका में पाई जाती है साथियों बेद्दास जनजाति। उसके बाद देखिए, अंगूर में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? बताइए। तो अंगूर की अगर बात करें साथियों, एक तरीके से टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है अंगूरों में। राइट आंसर आपका ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये कहां पर स्थित है? तो ये कहां पर स्थित है साथियों? ये तो बरेली में स्थित है, इसलिए सही जवाब आपका बरेली ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो आरबीआई का मुख्यालय कहां पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से पंपास घास के मैदान साथियों ये कहां पर पाए जाते हैं? तो पंपास घास के मैदान कहां पर पाए जाते हैं? अर्जेंटीना में भी, एशिया में भी, श्रीलंका में भी। इसलिए राइट आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? बताइए। तो कितने राज्यों से लगती है? राज्य की बात की गई है, 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। उसके बाद देखिए, भारत के राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाने से कितने दिन पूर्व सूचना देना जरूरी होता है? सूचना देना आवश्यक होता है साथियों। 14 दिन पहले ऐसा किया जाता है। 14 दिन पहले सूचना दी जाती है। उसके बाद देखिए कि उत्तर प्रदेश की कुल आबादी का कितना प्रतिशत हिंदू धर्म से संबंध रखता है? बताइए। तो 79.73% ये हिंदू आबादी इतनी है साथियों। उसके बाद देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितनी प्रतिशत जनसंख्या गांव में निवास करती है? तो जब हम बात करते हैं साथियों गांव में निवास करती है, तो 70.73 यानी कि 77.73% जनसंख्या की अगर बात करते हैं तो ये साथियों गांव में निवास करते हैं, जो कि यूपी की है। चलिए, उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? बताइए। तो बस्ती साथियों इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आंसर आपका डी के साथ। उत्तर प्रदेश में दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी साथियों, तो कहां पर हुई थी? तो लखनऊ में हुई थी। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पान उत्पादन के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो पान के उत्पादन के लिए तो साथियों महोबा जाना जाता है, और महोबा का पान फेमस भी है। अगला प्रश्न देखिए साथियों 74वें नंबर का, कि कृषि लागत व मूल्य आयोग ये कहां पर है? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये कहां पर है साथियों? ये नई दिल्ली में है, इसलिए राइट आंसर आपका ए के साथ जाएगा। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सी फसल पाई जाती है? बताइए। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सी फसल पाई जाती है साथियों? तो गेहूं पाई जाती है, इसलिए सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। और जिनका आंसर यहां पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। तो अब हम लोग देखेंगे साथियों यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन। पहले रीजनिंग के क्वेश्चंस देखेंगे और फिर उसके बाद साथियों मैथ के क्वेश्चंस देखेंगे। तो देखिए भाई, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है रीजनिंग का। कथन आपके सामने लिखा हुआ है कि कुछ बसें चौपहिया वाहन है। तो मान लेते हैं साथियों ये क्या हो जाएंगी? ये बसें हो जाएंगी। और मैं कह सकता हूं कि इतनी बसें साथियों क्या हो जाएंगी? चौपहिया साथियों वाहन हो जाएंगी। इतनी बसें क्या हो जाएंगी? चौपहिया वाहन हो जाएंगी। सभी चौपहिया वाहन क्या है? जो सभी चौपहिया वाहन है ना, ये सभी चौपहिया वाहन साथियों एक तरीके से क्या है? ये एक तरीके से वैन है। चलिए, इतना हो गया। तो कुल मिला के कथन में जो कहा गया था वो तो हमने पूरा कर दिया। अब देखिए निष्कर्ष कौन कौन से सही हैं। कुछ वैन बसें हैं। वैन की अगर बात करें तो इतनी वैन जो है वो बसें हैं, ये कह सकता हूं, तो ये निष्कर्ष सही हो जाएगा। कुछ बसें वैन है, तो कुछ बसें वैन है, ये भी इतनी बसें साथियों वैन है, ये भी साथियों सही हो जाएगा। तो कुल मिला के पहला वाला और दूसरा वाला निष्कर्ष दोनों निकलते हैं। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि कौन वैसा ही है जैसे शेर, बाघ, चीता है? तो देखिए बताइए, जैसा शेर है वैसा बाघ है, ऐसा चीता है, तो इसी के रिलेटिव साथियों कौन सा है? तेंदुआ भी तो साथियों इसी लिस्ट में आएगा, इन्हीं के साथ में आएगा। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो इस प्रश्न को देखिए साथियों, 4 ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पर अगर बात करते हैं, देखिए 3 एक तरीके से यहाँ पर बन सकते हैं। इन लेटर्स की मदद से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो बन सकते हैं। एक ऑप्शन ऐसा जो नहीं बन सकता है। जो नहीं बन सकता है वही शायद आपसे पूछा जा रहा है। देख लेते एक बार क्या है। देखिए यहाँ पर INTE लिखा हुआ है, तो INTE ये मिल गया।
और GER लिखा हो तो जी ये हो गया, आर कहाँ है, आर कहीं पर नहीं है साथियों यहाँ पर। तो मैं कह सकता हूँ देखिए ये वाला ऑप्शन नहीं बन सकता है। इसकी बात करें तो यहाँ पर भी देखिए आर है तो ये वाला भी नहीं बन सकता है। उसके बाद LEGEND बन सकता है, LEG देख लीजिए सबसे पहले तो L हो गया, E हो गया, उसके बाद G हो गया, ये हो गया, उसके बाद END देख लीजिए साथियों, E हो गया, N हो गया और D कहाँ है, D कहाँ है, D साथियों यहाँ पर भी नहीं है तो ये वाला भी नहीं बन सकता। क्या ये वाला बन पाएगा? NEG देख लीजिए साथियों, N आपका ये हो जाएगा, E ये हो जाएगा और G आपका ये हो गया, NEG ये हो गया और LECT एक बार और देख लीजिए, L ये हो गया, E ये हो गया, C आपका ये हो गया और T कहाँ गया, T कहाँ गया, T ये हो गया। तो कुल मिला के साथियों ये वाला ऑप्शन बन सकता है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब क्या है। डैश है, एस है, डबल टी है, फिर डैश है, फिर टी है, फिर डैश है, फिर टी है साथियों, फिर एस है, फिर डैश है साथियों। आपको देखना है कि यहाँ पर खाली जगह में कौन कौन से लेटर आएंगे, देखिए और बताइए। सबसे पहले इनको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है ना। तो इसका मतलब साथियों मैं कह सकता हूं या तो 3 का पेयर बनेगा या साथियों 4 का पेयर बनेगा। तो 3 का पेयर एक बार बनाकर देखिए, 1 2 3 ये आपका अलग हो गया, 1 2 3 ये अलग हो गया, 1 2 3 ये अलग हो गया और 1 2 3 देखिए TS आ रहा है ना, TS आ रहा है। तो यहाँ पर साथियों अगर बात करें यहाँ पर अगर बात करें देखिए T तो है यहाँ पर, तो S यहाँ पर बना लेते हैं, T यहाँ पर है, S बना लेते हैं। अब देखिए क्या बन गया, TST बन गया, TST बन गया तो TS लिखा है, T बना दो, यहाँ पर T की कमी है तो T बना दो, TST। तो कुल मिला के बन जाएगा। तो कुल मिला के जो अब पेन से आपने लिखा है उसको एक साइड में लिख लीजिए, T है, उसके अलावा S है, फिर S है और फिर T है। तो ऐसा साथियों ऑप्शन आपको कहां पर नजर आ रहा है? ऐसा तो ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए, कथन साथियों है, कथन को पढ़िए, उसके बाद आपको देखना है साथियों निष्कर्ष है एक तरीके से, ठीक है। तो पहले एक बार अगर बात करें कथन को पढ़ लीजिए कि क्या मंत्रिपरिषद की एक बार नियुक्ति के बाद मंत्रियों का पोर्टफोलियो पूरे 5 वर्ष या जब सरकार चाह रहती है के लिए होना चाहिए, यानी कि जो मंत्रिपरिषद उसका एक बार नियुक्ति हो जाती है, उसके बाद मंत्रियों का पोर्टफोलियो जो है ना वो 5 साल 5 वर्ष पर या जब तक सरकार रहती है तब तक के लिए होना चाहिए। अब तर्क को पढ़िए साथियों और बताइए कौन सा तर्क मजबूत है, कौन सा तर्क मजबूत नहीं है। देखिए तो नहीं, मंत्रियों के पोर्टफोलियो का बदलाव एक स्वस्थ लोकतांत्रिक वातावरण के लिए जरूरी, ये बात बिल्कुल सही है साथियों। 5 वर्ष के लिए नहीं होना चाहिए जब तक सरकार, जब तक नहीं होना चाहिए। मंत्रियों के पोर्टफोलियो का बदलाव एक स्वस्थ लोकतांत्रिक वातावरण के लिए जरूरी है, तो ये तो साथियों बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहे हैं कि हाँ, क्योंकि मंत्रियों को अपने विभागीय कार्य को समझने में वक्त लगता है। वक्त लगता है, कितना वक्त लगता है? 5 साल का वक्त लगता है, ऐसा थोड़ी ना है। तो ये सरासर साथियों गलत हो जाएगा। तो कुल मिला के पहला वाला आपका तर्क बिल्कुल सही होगा और यही आपका सही जवाब है। उसके बाद देखिए कथन आपके सामने लिखा हुआ है साथियों। कथन में कहा गया है कथन में कहा गया है कि क्या भारत में नए विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने चाहिए, मतलब भारत में नई नई यूनिवर्सिटीज क्या बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। कह रहे हैं कि नहीं बनना चाहिए, अभी भी हमने साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया। अरे भाई, साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है तो बनना चाहिए, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ गलत हो जाएगा। कह रहे हैं कि नहीं बनना चाहिए क्योंकि इसमें शिक्षित बेरोजगार शिक्षित रोजगार की दर में वृद्धि होगी, मतलब कि पढ़े लिखे लोग ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए नई नई यूनिवर्सिटीज नहीं बनना चाहिए। ये तो बिल्कुल तर्क गलत है, तो दोनों ही साथियों गलत हो जाएंगे। चलिए भाई, उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या हो सकता है। चलिए यहां पर अगर बात करते, अमित पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर गया, तब वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़कर वे 15 किलोमीटर चला, तो अमित प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? अमित की अगर बात करें पूर्व की दिशा में जाता है, कितना जाता है? 15 किलोमीटर जाता है। उसके बाद कहा गया है कि बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता मतलब बाएं इधर को मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, तो 5 किलोमीटर चल दिया। फिर वो बाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर जाता है, तो 15 यहां तक ही तो आएगा, क्योंकि ये जब 15 है तो ये भी साथियों 15 ही होगा। तो अमित प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी है, यानी कि ये दूरी आपसे पूछी जा रही, तो जब ये 5 है तो ये भी साथियों 5 होगी। तो कुल मिला के आंसर आपका जो जाएगा वो डी के साथ जाएगा, 5 के साथ। ये बिल्कुल बेसिक सवाल भी आते हैं और टफ थोड़े से सवाल भी आते हैं।
चलिए अब उसके बाद देखिए एक घड़ी में 12:30 बजने पर घंटे की सुई उत्तर दिशा में, देखिए एक घड़ी की अगर बात करते हैं साथियों तो ये आपकी घड़ी हो गई 3 है, ये 9 है, ये साथियों 6 है, ये 12 है। क्या कहा जा रहा है 12:30 बजे, यानी कि घंटे की सुई कुछ यहाँ पर होगी, ठीक है ना। और मिनट की अगर बात करें तो मिनट की सुई कुछ यहाँ पर होगी। तो कहा जा रहा है कि जब घंटे की सुई उत्तर की दिशा में है तो ये उत्तर ही तो होता है, जो ऊपर होता है ना ये उत्तर ही होता है साथियों। ये आपका पूर्व होता है, ठीक है, ये आपका साथियों पश्चिम होता है और ये दक्षिण होता है। क्या कहा जा रहा है कि घंटे की सुई तो उत्तर दिशा में, बिल्कुल उत्तर दिशा में, तथा मिनट की सुई दक्षिण दिशा में, बिल्कुल मिनट की सुई दक्षिण दिशा में है। अगर 2:45 बज रहे हैं यानी कि 2:45 बज रहा है तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी? तो दो कुछ ऐसे करके बजता है 2:45, ठीक है। तो मिनट की सुई किस तरफ है साथियों? पश्चिम की दिशा में है। तो कुल मिला के सही जवाब आपका पश्चिम हो जाएगा। आंसर आपका बी के साथ। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। तो इसको देखिए साथियों, x और y जो है ना, x जो है वो y का भाई है। चलिए तो y की अगर बात करते हैं साथियों, ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया। यानी कि क्या कहा गया है कि x जो है ये x, ये y का भाई है। चलिए ये दोनों भाई हैं एक तरीके से। z की पत्नी कौन है? z की पत्नी y है। तो z की पत्नी y है, यानी कि एक तरीके से कहा जा सकता है कि ये और ये पति पत्नी है, ठीक है। चलिए Z की पत्नी Y है तो ये पत्नी हो जाएगी, ये पति हो जाएंगे। उसके बाद कहा गया है कि W का पुत्र Z है, W का पुत्र, यानी कि ये जो Z है ना ये W का पुत्र है साथियों। चलिए अब इतनी देखिए बात समझ में आ गई है कि W का पुत्र Z है, Z पति है और Y पत्नी है और ये इसका भाई है। उसके बाद क्या कहा गया है कि V की पत्नी W है, यानी कि V की क्या कहा गया है, डब्लू जो है ना, डब्लू ये वी की पत्नी है। चलिए ये वी की पत्नी हो गई साथियों, ये यानी कि पति हो गए, ये पत्नी हो गई और इनकी ये इनका ये बेटा हो गया और इन दोनों की ये बहू हो गई। उसके बाद कहा गया कि वाई का कौन है? वी। तो वाई का कौन है साथियों? वाई का कौन है साथियों? एक तरीके से वी। तो यहां पर ससुर ही तो आएगा, एक तरीके से क्या आएगा? ससुर ही तो आएगा साथियों। ये वाई क्या कहेगी? वाई ससुर ही तो कहेगी। तो कुल मिला के ससुर आपका सही जवाब हो जाएगा। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसे 86वें नंबर का ये सवाल है कि 3 से अभाज्य 8 सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? यानी कि 3 से अभाज्य, यानी कि 3 से ना कटने वाली वो संख्याएं आपको बताना है जो सम संख्या भी हो, और उन संख्याओं का औसत आपसे पूछा जा रहा है। देखिए 3 से जो नहीं कट सकती है वो 2 है, सम संख्या भी है। 4 एक ऐसी संख्या है जो 3 से अभाज्य है और छोटी सम संख्या भी है। उसके अलावा साथियों 8 आ जाएगा। ऐसी 8 संख्याएं आपसे पूछी जा रही हैं। 10 आ जाएगा, उसके बाद साथियों 14 आ जाएगा, उसके बाद 16 आ जाएगा, उसके बाद 20 आ जाएगा और साथियों कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। कितनी संख्या? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या हो गई ना, 8 संख्या पूछी गई थी। तो इनका कुल मिला के औसत ज्ञात करना है। इन ऊपर वाले नंबर को आपको जोड़ना है और उसकी भाग 8 से कर देना है, आपको औसत मिल जाएगा। इसको आप जोड़ लीजिए साथियों, 2 और 6 8 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, 12 8 20 हो जाएगा, 20 और आपका 4 24 25 26, 26 का 6 लग गया साथियों और हासिल का यहाँ पर 2 आ गया। 2 2 4 हो जाएगा, 5 6 हो जाएगा, 6 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर 96/8 आ जाएगा और इसकी भाग अगर करें 8 एकम 8 8 दूना 16, यानी कि जो औसत निकल कर आएगा साथियों वो 12 औसत निकल कर आएगा। इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। देखिए एक व्यापारी ने 5400 रुपए में एक रूम कूलर खरीदा। एक कूलर 5400 रुपए में खरीदता है और 25% की, ठीक है ना, मतलब इतने में तो खरीदा, 25% की छूट देने के बाद उसे 25% का लाभ होता है। रूम कूलर पर अंकित मूल्य साथियों कितना है बताइए। देखिए सबसे पहले यहां पर अगर बात करें कि विक्रय मूल्य, अगर हम बात करें विक्रय मूल्य कितना है, 5400 रुपए में, ठीक है, खरीदा है, तो विक्रय मूल्य साथियों क्या था इसका? तो 5400 का साथियों 25% का लाभ है ना, तो 25% के साथ साथियों हम देखते हैं कितने का आता है। 5400 ये है और 25% का उसको लाभ हुआ था, यानी कि 125/100 यहाँ पर साथियों हो जाएगा। अब इस जीरो से ये जीरो कट गया तो विक्रय मूल्य कितना हुआ, सेलिंग प्राइस आपका कितना हुआ साथियों? 54 के गुणा 125 से कर लीजिए। 125 गुणा साथियों कितना आ जाएगा?
125 की गुणा साथियों 54 से आपकी हो जाएगी। चलिए 54 से हो जाएगी, 4 पंजे आपका 20 हो जाएगा, 4 दूना 8 और 2 10 हो जाएगा, 4 एकम 4 और 1 5 हो जाएगा। ठीक है, और मेरे हिसाब से 125 पंजे 625 होते हैं, तो 625 यहाँ पर लिख देंगे। 0 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ साथियों 6750 रुपये उसका क्या विक्रय मूल्य था एक तरीके से। उस पर कितना मूल्य अंकित था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कुल मिला के साथियों देखिए, अब 6750 गुणा 100 बटे, ठीक है ना, अब 25% की छूट दी गई तो मैं कह सकता हूँ साथियों 75%। तो 25 से काटेंगे 100 और यहाँ पर साथियों 3 आ जाएगा। इसको 3 से कट करेंगे, 3 दूना 2, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 200। ठीक है, 225 जीरो है एक, यानी कि 2250 की गुणा 4 से आपको करना है, तो इसको करा लेते हैं साथियों। एक बार इसको करा लेते हैं और आंसर हमारा हमारे सामने आ जाएगा। 4 पंजे 20 आपका हो गया, 4 दूना 8 और साथियों इतना हो गया, 4 दूना 8 और 1 9 हो गया, यानी कि साथियों कुल मिला के 9000 आपका अंकित मूल्य हो जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए वाले में है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि ए अनुपात 9:7 है, तो 11A माइनस 9B अनुपात 2A प्लस 3B का मान आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि ए की जगह पर जहां पर ए है वहां पर आपको 9 रखना है, जहां पर बी है वहां पर आपको 7 रखना है। तो 11A का मतलब क्या हुआ, 11 गुणा 9 हुआ तो 11 नी 99 हो जाएगा, माइनस बी का मतलब साथियों 7 हुआ, यानी कि 9 सत्ते आपका कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। ठीक है ना, 9 सत्ते आपका कितना हो गया साथियों, 63 होगा। अनुपात लगा दिया। अब 2A का मतलब है साथियों 9, तो 2 गुणा 9 हो जाएगा आपका 18, तो यहाँ पर 18 आ जाएगा और प्लस आपका 7 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो जब हम 99 में से 63 घटाएंगे तो यहाँ पर साथियों 6 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, और उसके बाद अगर बात करें इनको जोड़ेंगे साथियों तो कुल मिलाकर इतना आ जाएगा। इसका अनुपात अगर निकालें तो 3 एकम 3, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 तियां आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी कि 12 अनुपात साथियों 13 का कहीं ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है कि यदि के का 200%, क्या के का 200% की यहां पर साथियों बात चल रही है, के का 200%, कुछ मिस्टेक है साथियों, देखिए के का 200%, ठीक है, माइनस यहां पर आना चाहिए, -50 का के प्लस 2%, ठीक है, बराबर के है, तो के का मान क्या होगा। देखिए जैसे जैसे सवाल में कहा जा रहा है ना वैसे वैसे हम करके देखते हैं। के लिख लिया, के लिखा है ना, के लिख लिया, इस का मतलब होता है गुणा, तो गुणा का निशान लगा लिया। 200 और प्रतिशत लगाए ना, तो 200 तो लिखेंगे और बटे में 100 लगाएंगे, क्योंकि 10% होता तो 10/100 होता, 20% होता तो 20/100 होता, तो 200% है तो 200/100 हो जाएगा। माइनस लगा, माइनस लगा लीजिए, 50 लिखा 50 लिख लीजिए, का मतलब साथियों गुणा होता है, तो इतना हमने लिख दिया। ठीक है ना, उसके बाद साथियों अगर बात करते क्या है, के प्लस 2, ठीक है, और बटे में यहां पर क्या आ जाएगा साथियों, 100 आ जाएगा एक तरीके से, बराबर ये कितना है, के है। चलिए अब इसकी अगर बात करें, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे आपके, या ऐसा करो, एक काम करो, अभी इसको ना कटो क्योंकि यहां पर भी 100 है। ठीक है, इसको एक बार ऐसा कर सकते हैं साथियों के 200 की गुणा के से होगी ना, तो 200 के यहां पर हो जाएगा, 200 के बटे 100 हो जाएगा, माइनस अगर 50 की के से करेंगे साथियों तो 50 के यहां पर हो जाएगा, और फिर 50 की 2 से करेंगे तो 100 हो जाएगा। कुल मिला के यहां पर अगर बात करें 50 के लिख देता हूं, और बटे में आपका क्या हो जाएगा, बटे में आपका 100 हो जाएगा। इतनी बात साथियों आपकी समझ में आई है या नहीं समझ में आई है, बताइए। चलिए अब देखिए ये माइनस है ना, और ये माइनस का 50 है, तो इसलिए यहां पर साथियों एक तरीके से माइनस ही आ जाएगा। ठीक है, और बराबर साथियों क्या रहेगा, आपका बराबर के रहेगा। अब अगर बात करते हैं साथियों यहां पर देखिए, अब नीचे 2 बार 100 है, तो नीचे साथियों जो 2 बार 100 है उसको एलसीएम ले लीजिए, यानी कि एक बार 100 लिख लेंगे और ऊपर जैसा लिखा है वैसा लिख देंगे, 200 के माइनस 50 के, 50 के माइनस 100, और बराबर साथियों क्या चल रहा है, 100 चल रहा है। अब देखिए 200 के में से जब 50 के जाएगा तो कितना बचेगा साथियों, 150 के बचेगा, 150 के माइनस 100 बराबर साथियों कितना हो जाएगा, देखिए इस 100 की गुणा के से हो जाएगी, यानी कि ये आपका 100 के हो जाएगा। अब अगर बात करें यहां पर, अगर बात करें देखिए, अब ये 100 जो है ना माइनस का, ये बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये 100 के प्लस का है, ये इधर आएगा तो साथियों माइनस का हो जाएगा। तो हमारा जो बनेगा साथियों वो क्या बनेगा, एक तरीके से 150 के माइनस 100 के बराबर 100 बन जाएगा, यानी कि 150 के में से 100 के जाएगा तो 50 के बराबर 100 आ जाएगा, यानी कि 50 के बराबर कितना बचेगा, 100 बचेगा, और के बराबर कितना आ जाएगा, 100/50 आ जाएगा, 50 से कम 50, 50 दूना 100, यानी कि के का मान कितना निकल कर आ जाएगा, 2 निकल कर आ जाएगा। तो 2 आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई, बहुत बढ़िया,
वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या हो सकता है। यहाँ पर देखिए 6 वर्ष पहले की बात चल रही है कि ए और बी की आयु का अनुपात जो था, यानी कि 6 वर्ष पहले अगर ए 17 वर्ष का था तो बी साथियों 13 वर्ष का था, और उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 5:4 है। अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा बताइए। देखिए अभी कितना है, अगर बात करें अभी साथियों 5x और 4x के अनुपात में वर्तमान समय में इन दोनों का क्या है, इन दोनों का अनुपात है। चलिए अगर 5x हमने ये लिख दिया, ये वर्तमान की आयु है, और यहाँ पर हमें 6 वर्ष पहले का अनुपात दे रखा है 17 है, तो जब हम इसमें से 6 माइनस करेंगे तो हमें साथियों 17 ही तो एक तरीके से आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। और इसकी बात करते हैं साथियों, तो इसका साथियों बी का अभी का 4x आयु है, और 6 अगर माइनस करते 6 साल पहले जाते हैं तो 6 साल पहले इसका कितना था, 13x था, 13 था, 13x नहीं 13 था, तो इतना आ गया कुल मिला के। अब अगर बात करें, अब x का मान यहाँ पर से हमें मिल जाएगा, और जब x का मान निकल जाएगा तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। वर्तमान क्या पूछा गया है, देखिए 4 वर्ष बाद उनकी आयु पूछी गई है, तो x का मान जब हमें निकल जाएगा तो 5x की वैल्यू भी निकल आएगी, 4x की वैल्यू निकल आएगी, यानी कि a की भी वर्तमान समय की आयु निकल जाएगी और b की भी वर्तमान समय की आयु निकल जाएगी। देखिए अगर बात करें साथियों, यहाँ पर देखिए 13 की गुणा 5x से होगी तो साथियों 13 पंजे 65x हो जाएगा। माइनस की अगर बात करें, 13 छंग कितने होते हैं साथियों, 78 होते हैं। अब 17 की बात करें तो 17 की साथियों 4 से होती है, तो 17 चौक आपके 68x हो जाते हैं। 17 चौक आपके कितने 68x हो गए, और 17 छंग आपके कितने हो जाएंगे, 102 हो जाएंगे। अब यहाँ पर अगर बात करें, देखिए 68x है, 68x ये माइनस का हो जाएगा, इधर आएगा 65x। 65x की अगर बात करें तो ये 78 साथियों माइनस का इधर बराबर के इधर है ना, और ये होगा ये प्लस का, इधर आ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो कुल मिला के 102 में से 78 जाएंगे, कितने बचेंगे, 12 में से साथियों 8 जाएंगे, तो आपके ये 4 बचेंगे। कितने जाएंगे, तो 4 बचेंगे, और इधर हो जाएगा 9, 9 में से 7 जाएगा तो साथियों आपके 9 में से 7 जाएगा तो आपके 2 बचेंगे। यानी कि यहाँ पर साथियों आपका जो मान आएगा ना, वो कितना आएगा, वो एक तरीके से साथियों 24 बराबर कितना हो जाएगा, और 68x में से 65x जाएगा तो 3x यहाँ पर बचेंगे। यानी कि और अब क्या होगा साथियों, अगले स्टेप में x बराबर 24/3 हो जाएगा, क्योंकि 3 की भाग हो जाएगी 24 से, 3 7 21, 3 8 24 हो जाएगा। मैंने आपसे शुरू में कहा था कि x का मान अगर निकल गया तो कोई दिक्कत नहीं है, x का मान 8 आ चुका है। अब अगर आपसे पूछे वर्तमान a की वर्तमान आयु तो यही है ना 5x, देखिए भाई उनकी वर्तमान आयु 5x है, 4x है, तो 8 पंजे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और 8 चौक कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यानी कि ये a की वर्तमान आयु है और ये b की वर्तमान आयु है, लेकिन इसमें पूछा गया है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो अनुपात आपसे पूछा गया, आयु नहीं पूछी गई है, तो 4 वर्ष इसमें जोड़ दो, यानी कि 44 हो जाएगा a, और 4 वर्ष इसमें जोड़ दो साथियों, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अगर आयु पूछता दोनों की तो 44 और 36 बताते, लेकिन आयु का अनुपात पूछा है तो 2 से कट कर लो, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर से साथियों कट कर लो, 11 और 9 आ जाएगा। तो 11 और 9 साथियों इनकी आयु का अनुपात आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, एक वस्तु का अंकित मूल्य साथियों 480 है। अंकित मूल्य पर 18% की छूट दी जाती है, और एक दुकानदार को 63.60 का लाभ होता है। उसका प्रतिशत लाभ क्या, यानी कि देखिए एक तरीके से अगर बात करें, लाभ तो यहाँ पर दे रखा है, तो लाभ साथियों इस लाभ को प्रतिशत में बदलना है, बस इतना काम आपको करना है। मान लीजिए साथियों ये लाभ है, ये दे रखा है, ठीक है ना, और इसकी गुणा 100 से करते हैं, लेकिन नीचे क्या आना चाहिए साथियों, नीचे आपका क्रय मूल्य आना चाहिए, तभी तो निकलता है भाई लाभ, तभी तो निकलेगा। लेकिन यहाँ पूरे प्रश्न में क्रय मूल्य कहीं नहीं दिया गया है, तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, हम क्रय मूल्य निकालेंगे और वो इसके नीचे रख देंगे, और फिर कैलकुलेट कर लेंगे, हमें प्रतिशत लाभ मालूम पड़ जाएगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य 480 है, तो साथियों 480 लिख लिया। अब 480 पर 18% की छूट दी जाती है, यानी कि मैं कह सकता हूं साथियों 82% में वो बेची जाती है, तो 82/100 आ जाएगा यहाँ पर। अब इसकी अगर बात करें, इसको कैलकुलेट करेंगे तो देख लीजिए साथियों, ये 0 से 2 0 कट जाएगा, 2 पंजे 10, ठीक है ना, 2 चौक 8 और 2 एकम 2 हो जाएगा। अब इसको साथियों अगर 5 से कट करेंगे ना, तो 5 टीम आपका 45 हो जाएगा, ठीक है, और 3 बचेगा, ठीक है, पॉइंट लगेगा, 0 लग जाएगा, 5 छंग आपका 30 हो जाएगा। तो 41 की गुणा साथियों 9.6 से आपको कराना है,
ठीक है, 6 कम 6 हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा, 9 कम 9 हो जाएगा, 9 चौक आपका 36 हो जाएगा, 6 आ जाएगा। उसके अलावा साथियों यहाँ पर अगर बात करें 13 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा। पॉइंट लगा था ना, एक नंबर के बाद लगा था, इतना आ जाएगा। यानी कि अब साथियों मैं कह सकता हूं कि ये जो वैल्यू निकली है ना, ये एक तरीके से विक्रय मूल्य की वैल्यू निकली है। कैसे विक्रय मूल्य की वैल्यू निकली है? देखिए, 480 रुपए की अंकित है वस्तु, मतलब उसके ऊपर लिखे 480 रुपए की है, लेकिन 18% की जब छूट दी जाती है और फिर उसको बेचा जाता है तो वो 393.6 रुपए की बिकती है जाके। अब अच्छा, अगर बात करें अब इसमें जो है ना, इसमें लाभ भी तो अर्जित है, लेकिन लाभ यहाँ पर दे रखा है। तो अगर हम विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देते हैं साथियों, तो हमारे पास क्या आ जाता है? हमारे पास क्रय मूल्य आ जाता है, और क्रय मूल्य तो हमें चाहिए, भूल गए आप, क्रय मूल्य ही तो चाहिए। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे साथियों, 0 आ जाएगा, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, यानी कि 330 आपका क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। तो साथियों 63.60 गुणा 100 हो जाएगा और नीचे आपका क्या हो जाएगा? 330 हो जाएगा। हम लोग साफ साफ साथियों एक बार लिख लेते हैं क्या, कि 63.60 ये आपका लाभ है, गुणा आपका 100 है प्रतिशत बनाने के लिए, बटे क्रय मूल्य यहाँ पर लिखना होगा 330। अब अगर बात करें, इस पॉइंट को हटाएंगे, नीचे साथियों 2 जीरो बढ़ाएंगे, अब ऊपर भी 2 जीरो, नीचे भी 2 जीरो कट जाएंगे। अब आपके पास साथियों कितना आ जाएगा? अब आपके पास 6360 बटे, ठीक है, 6360 बटे 330 आ जाएगा। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6 आ जाएगा। यानी कि आपके पास जो वैल्यू आ जाती है वो 212 बटे 11 की वैल्यू आ जाती है। अब इसको कट करेंगे, देखिए साथियों 11 एकम आपका 11 हो जाएगा, यहाँ पर 10 जाएंगे तो ये 102 हो जाएगा ना, तो 11 नीम आपका कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा। अब कितना बचा है? अब मेरे हिसाब से 3 बचे हैं, तो 3 यहाँ पर रखेंगे और नीचे 11 रखेंगे, तो कुल मिला के साथियों इतने प्रतिशत का लाभ होगा, 19 सही 3 बटे 11 का। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल है कि एक कार 10% के लाभ पर 66,000 में बेची गई, इसे 600 अधिक में अगर बेचा जाता तो प्रतिशत लाभ कितना होता? देखिए, अगर मैं कह सकता हूं 10% के लाभ पर बेची गई और 66,000 में बेची गई, यानी कि 110% की जो वैल्यू दे रखी है वो 66,000 दे रखी है। तो 100% की वैल्यू सबसे पहले निकालिए, और जब 100% की वैल्यू निकालेंगे ना आप, तो वो क्या कहलाएगा? वो एक तरीके से क्रय मूल्य कहलाएगा, ठीक है ना, वो एक तरीके से क्रय मूल्य कहलाएगा। तो साथियों इसको 100% बनाने के लिए 66,000 लिखिए, और साथियों अगर बात करें गुणा 100 से कराइए और नीचे 110 लिख दीजिए, तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल होगा, 11 एकम 11, 11 छंग आपका 66 हो जाएगा, यानी कि साथियों 60,000 हो जाएंगे। तो मैं कह सकता हूं साथियों, क्या मैं कह सकता हूं कि अगर 10% का लाभ हुआ, अगर इस पर लाभ ना होता, यानी कि इसने जिस मूल्य पर वो वस्तु खरीदी होती वो 60,000 था, कितना था? 60,000 था, कहने के, लेकिन अब अगर 60,000 पर, ठीक है ना, कह रहे हैं साथियों 60,000 इसका क्या है? अधिक पर बेचने पर, 60,000 अधिक पर बेचने पर, यानी कि पहले कितने की बेची जा रही थी? 66,000 में, लेकिन अब अगर 66,000 प्लस 600 में बेची जाए, यानी कि 66,000 और 600 आपका आ गया, इतने में बेची जाए, तो मुझे लाभ बताइए कितना होगा? तो सीधा सीधा साथियों साफ साफ आपको लाभ दिख रहा है, ये 60,000 क्रय मूल्य है, यह विक्रय मूल्य 66,600 है, तो कितना साथियों एक्स्ट्रा है? 66,000 ही तो साथियों यहाँ पर लाभ हो रहा है। तो लाभ अगर पूछता तो 66,000 बताते, इसको प्रतिशत में पूछा जाए साथियों तो गुणा 100 आ जाएगा, नीचे आपका क्रय मूल्य आ जाएगा, नीचे आपका क्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको कैलकुलेट करा लो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 कम 6, यानी कि 11% का साथियों क्या होगा? 11% का लाभ होगा। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 320 मीटर लंबी एक ट्रेन अपनी लंबाई से 3 गुना लंबे प्लेटफॉर्म को 90 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल आपसे पूछी जा रही है। देखिए चाल पूछी जा रही है, तो चाल का मतलब क्या होता है? चाल का मतलब होता है, यानी कि चाल बराबर होता है साथियों दूरी, दूरी बटे समय। तो कुल मिला के अगर बात करें, समय तो आपके पास है 90 सेकंड का, लेकिन दूरी आपको निकालना है। देखिए अगर कभी साथियों ट्रेन प्लेटफॉर्म इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है ना, तो दूरी पता क्या होती है? दूरी, दूरी होती है साथियों एक तरीके से प्लेटफॉर्म की लंबाई, ठीक है ना, प्लेटफॉर्म की लंबाई होती है, और साथियों क्या होती है? और ट्रेन की लंबाई एक तरीके से होती है। तो यहां पर अगर बात करें, देखिए दूरी की आपकी क्या है? दूरी ये क्या है? 320 मीटर लंबी एक ट्रेन, ठीक है, लंबी इतनी ट्रेन है। अब ट्रेन की तो साथियों कितनी है? ट्रेन तो आपको पता है 320 मीटर लंबी है। अब प्लेटफॉर्म की लंबाई भी निकाल लो,
प्लेटफॉर्म की लंबाई कैसे निकलेगी? 320 मीटर लंबी ट्रेन, अपनी लंबाई से 3 गुना लंबा प्लेटफॉर्म। तो जब साथियों 320 क्या है, 320 ट्रेन की लंबाई है ना, तो प्लेटफॉर्म इससे 3 गुना लंबा है, तो इसका 32 तियां साथियों कितना हो जाएगा? 32 तियां आपका 96 हो जाएगा, यानी कि साथियों 96 यानी कि कुल मिला के 960 आपका क्या निकलेगा? 960 आपका ये प्लेटफॉर्म की लंबाई निकलेगी। 320 मीटर लंबी एक ट्रेन अपनी लंबाई से 3 गुना लंबे प्लेटफॉर्म को 90 सेकंड में पार करती है। तो साथियों दूरी आपकी ये आएगी, दूरी ये, तो कुल मिला के 960 प्लस 320 कितना होता है? 0 हो गया, और आपका ये 8 हो गया, और ये आपका साथियों 11 हो गया, यानी कि ये तो दूरी आ गई। समय कितना है? 90 सेकंड समय हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कराओ, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 एकम 9 हो जाएगा, ठीक है, 9 एकम 9 हो जाएगा, कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा, उधर चला जाएगा, 28 हो, 9 3 आपका 27 हो जाएगा, ठीक है। 9 3 आपका कुल मिला के कितना हो गया? चलिए 9 3 आपका 27 हो गया। अब यहाँ पर पॉइंट लगेगा साथ, तो एक सेकेंड, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर 1280 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1180 नहीं बल्कि 1280 बटे 90 होना चाहिए। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 एकम 9 हो गया, 3 गया साथियों 38 हो गया, 9 चौक आपका 36 हो गया, और 2 बचा ना, तो पॉइंट लगाएंगे साथियों और 0 बढ़ाएंगे, 9 दूना आपका 18 हो गया कुल मिला के, ठीक है। फिर 0 लगाए, कुल मिला के पॉइंट लगाए, 0 बढ़ाएंगे, फिर 9 दूना 18 हो गया, यानी कुल मिला के 14.22 आया आंसर। 14.22 के आंसर है, नहीं है। अब देखिए ये आपकी जो निकली है ना, ये मीटर प्रति सेकंड में चाल निकली, इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, तो कैसे गुणा कराओगे? 18/5 से साथियों इसकी गुणा करा दोगे, आंसर आपका निकल आएगा। तो साथियों 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 3 आपका 5 दूना आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट लगा दीजिए, 4 जाएगा, इसमें लग जाएगा, 5 अट्ठे आपका कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। फिर यहाँ पर साथियों 5 चौक आपका कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब 2.84 की गुणा 18 से करा लीजिए, ठीक है। तो पॉइंट भूल जाइए 1 मिनट के लिए, 284 गुणा 18 साथियों करा लीजिए। 4 अट्ठे आपका कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 8 2 64, 65, 66, 67 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 8 दूना 16, 16 और आपका 6 22 हो जाएगा। अब यहाँ पर 284 जैसा है वैसा ही आ जाएगा, 2 लिख दिया जाएगा, 11 आ जाएगा, और यहाँ पर साथियों 11 आ जाएगा, यहाँ पर भी आपका कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो कुल मिला के पॉइंट लगा था 2 नंबर के बाद ना, पॉइंट 2 नंबर के बाद था, तो 2 नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा। कुल मिला के 51 पॉइंट करके कुछ आपका आंसर आएगा, जो कहाँ पर लिखा हुआ है? जो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। देखिए अब जब इसके बाद और नंबर होते हैं ना, तो पॉइंट 51 पॉइंट इसको एक बढ़ा दिया जाता है, तो वही साथियों ये 51.2 करके लिखा हुआ है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर अगर बात करें 25 माइनस 4, ऑफ का मतलब गुणा होता है साथ, तो गुणा ये हमने लगा दिया, 14.4 भाग 9 प्लस 16 गुणा 0.4। अब देखिए भाग लगा है ना, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, 9 एकम 9 हो जाएगा, 9 एकम 9 हो गया, ठीक है ना। 5 जाएगा, 54 हो जाएगा, पॉइंट लगाएं, 9 पंजे 45, 9 छंग आपका 54 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1.6 पूरे इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? 1.6 आ जाएगा, यानी कि पूरे इसकी जगह पर क्या आ जाएगा साथियों? 1 पॉइंट आपका 6 आ जाएगा, प्लस लगेगा, इसकी गुणा होगी तो 16 चौक 64 होता है, यानी कि 6.4 को मिला के यहाँ पर आ जाएगा। अब ऑफ लगाए ना, तो साथियों गुणा आ जाएगा, 4 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करा लीजिए, 16 चौक कितने हो जाएंगे? 64 हो जाएंगे, यानी कि 6.4 हो जाएंगे, प्लस आपका 6.4 और माइनस आपका साथियों 25 आ जाएगा। अच्छा 6.4 माइनस का है, 6.4 प्लस का है, कभी भी एक नंबर दिखे और माइनस प्लस दिखे तो वो साथियों उससे कैंसिल हो जाएगा। कुल मिला के आपके पास क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ 25 बचेगा, और 25 ही आपका सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है साथियों, किसी कार्य को पूरा करने में क्या कहा जा रहा है? कि किसी कार्य को पूरा करने में बी की गति ए की गति की 3 गुना है, यानी कि 2 लोग हैं साथियों, ए और बी, ए और बी साथियों 2 लोग यहां पर हैं। चलिए तो जब हम साथियों कार्य क्षमता की बात करते हैं, क्या कार्य क्षमता की जब साथियों हम बात करते हैं, तो कहा जा रहा है कि पूरा करने में बी की गति जो है ना, वो ए की गति की 3 गुनी है, ए की गति की 3 गुनी है। तो ए 3 ये होगा, तो एक साथियों ये होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। अच्छा अब अगर बात करें कार्य क्षमता का उल्टा होता है समय, यानी कि अगर ए एक दिन में एक काम कर रहा है और बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो ए की अगर बात करेंगे इतना काम करने के लिए 3 दिन ले। कुल मिला के देखिए कार्य क्षमता का अनुपात है, समय का अनुपात इसका उल्टा हो जाएगा, बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद कहा गया कि यदि बी कार्य को 28 दिन में करे,
28 दिन में करता है, तो एक साथ काम करने पर उन्हें उस कार्य को पूरा करने में पूरा करता है तो कितने दिन लगेंगे। देखिए बी कर रहा है 1 दिन में काम, यहाँ पर कहा जा रहा है 28 दिन में काम कर रहा है, तो 1 की वैल्यू 28 है तो साथियों 3 की वैल्यू क्या होगी, 28 से गुणा कर दी जाएगी इसको, तो 8 3 आपका 24 हो जाएगा, ठीक है, 3 दूना 6 6 और आपका 8 हो जाएगा, तो 84 दिन, यानी कि ए की वैल्यू, जब 1 की वैल्यू 28 है तो 3 की वैल्यू 84 हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूं साथियों ए जो है ना उस काम को 84 दिन में करेगा और बी उस काम को 28 दिन में कर रहा है। दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिन में करेंगे, इसका एक आसान सी चीज है साथियों, 84 गुणा 28, दोनों की गुणा करा लो जितने जितने दिन में करेंगे, और साथियों एक तरीके से अगर बात करते हैं दोनों को जोड़ दो, तो 84 और 28 को जोड़ोगे क्या क्या आ जाएगा, 8 और 4 आपका 16 आ जाएगा, एक सेकेंड, 12 आ जाएगा, ठीक है ना, 8 4 12 आ जाएगा और हासिल का 1 लग जाएगा, 9 और 2 आपका 11 हो जाएगा। तो इसको साथियों कैलकुलेट करा लो, आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको साथियों 14 से कट करें, 14 कम 14, 14 दूना 28 हो जाएगा, 14 अट्ठे आपके 112 हो जाएंगे, ठीक है ना। 2 से अगर कट करेंगे साथियों 4 आ जाएगा, 4 से इसको कट करेंगे तो 2 और 1 यानी कि 21 कुल मिला के आ जाएंगे, यानी कि दोनों अगर काम करेंगे तो 21 दिन में साथियों वो कर पाएंगे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। तो ये साथियों 10 क्वेश्चन आपने देखे मैथ के, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के और 37 क्वेश्चन साथियों हिंदी के, 38 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के। ये पूरा मॉक टेस्ट साथियों कैसा लगा, बढ़िया लगा हो तो एक बार वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ, और एक प्लेलिस्ट का लिंक आपको दिया जा रहा है साथियों डिस्क्रिप्शन में। मेरा मानना है साथियों अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आप क्रैक करना चाहते हैं तो उस पूरी प्लेलिस्ट की हर एक वीडियोस का हर एक प्रश्न साथियों आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो यूपी कांस्टेबल का एग्जाम को क्रैक करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो साथियों एक प्यारे से कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।